सभी बोर्ड पे ध्यान देना। जैसा कि हमारा टॉपिक है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना। अब सबसे पहले तो ये प्रियम्बल होता क्या है। तो देखो, ये वर्ड जो प्रियम्बल आपके सामने है, गेट लगाओ। तो देखो, ये प्रियम्बल वर्ड जो है, ये वर्ड ओरिजिन हुआ है प्रियम्बुलस वर्ड से, जो कि एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है इंट्रोड्यूस। यानी कि किसी भी चीज का परिचय जब हम देते हैं तो उसको बेसिकली प्रियम्बुलस के नाम से जाना। बचपन से लेके आज तक न जाने कितनी किताबें आपने पढ़ी, तो उन किताबों का जो पहला पेज होता है, जनरली आप जब बुक पढ़ते हो, उसका पहला पेज जो होता है वो प्रीफेस होता है। और प्रीफेस का मतलब ही होता है परिचय। यानी कि उस बुक के अंदर आपको ये सारी जानकारी मिल जाती है कि उसका रिलेशन और क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर होने वाले हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी कुछ ऐसा ही इंट्रोडक्शन प्रियम्बल के फॉर्म में हमें बताने की कोशिश की है। तो अब प्रियम्बल के रिलेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं। तो देखो, पहली चीज तो ये प्रियम्बल जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है। मतलब द सोर्स वी टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको लिखने का तरीका कहां से लिया है? द वे वी राइट इट इज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसको ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो जब आपसे पूछा जाए कि लिखने का तरीका कहां से लिया गया है, तो उस जगह पर आप ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे, और सोर्स कहां से लिया गया है तो उस जगह पर आप अमेरिका लगाएंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब प्रियम्बल को कई नामों से जाना जाता है। यानी कि दिस प्रियम्बल इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, आइडेंटिटी कार्ड का मतलब होता है परिचय पत्र। तो किसी ने कहा होगा इसको ऐसा कि ये आइडेंटिटी कार्ड है, तो यस, N.A. पालकीवाला, इन्होंने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड कहा है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसके बाद प्रियम्बल इज ऑल्सो नोन एज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रस्तावना को आत्मा भी कहा जाता है। ये किसने कहा है? तो ये है पंडित ठाकुर दास भार्गव। तो पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रियम्बल पुल कहा है। उसके बाद हॉरोस्कोप, यानी कि भविष्यवाणी भारतीय संविधान की, तो हॉरोस्कोप वर्ड का यूज के.एम. मुंशी ने किया है। और उसके बाद की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की कुंजी, तो की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड अर्नेस्ट बार्कर ने किया है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने प्रियम्बल को कुछ ना कुछ नाम से पुकारा है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड बाय N.A. पालकीवाला, स्कोप एंड कुंजी। अब इन सभी चीजों का कुछ ना कुछ सेंस है। आइडेंटिटी कार्ड का मतलब क्या होता है कि भैया मेरा आइडेंटिटी कार्ड होगा तभी तो मेरे बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि भैया मेरा आइडेंटिटी कार्ड आधार कार्ड है या पासपोर्ट है या पैन कार्ड है, तभी तो मैं आशीष हूँ। आपका नाम जो होगा आप कैसे बताएंगे कि आप ये हैं? बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, कि भारत सरकार ने मुझे सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ साथ एक परिचय पत्र भी दिया है। तो विदाउट दैट मैं एक गोस्ट हूं, यानी कि अननोन हूं, आप मुझे पहचान नहीं सकते। तो उसी तरीके से अगर प्रियम्बल ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक गोस्ट हो जाएगा कि इसको पहचान ही नहीं मिलेगी। इसीलिए इसका साथ देना इसको हमेशा जरूरी है। आत्मा, सोल, इसके बिना तो शरीर डेड है। यानी कि शरीर में जब तक सोल है तभी तक हम जिंदा हैं, सांस ले पा रहे हैं। सोल नहीं, डेड हो जाओगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर जिंदा है तो उसके पीछे का रीजन है प्रियम्बल। प्रियम्बल ही उसको वो सारी एनर्जी देती है जिससे वो प्रिंसिपल और वो फिलॉसफी
हम लोग समझते हैं। तो इसीलिए पंडित ठाकुरदास भार्गव ने इसे सोल कहा है। हॉरोस्कोप, भविष्य। तो भारत का भविष्य टिकता किस पे है? कॉन्स्टिट्यूशन पे। और कॉन्स्टिट्यूशन का भविष्य किस पे टिका है? प्रियम्बल पे। क्योंकि जो प्रियम्बल में जो बातें कही गई हैं वो एनर्जी सोर्स है, यानी ऊर्जा का स्रोत है कि प्रियम्बल को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से। प्रियम्बल की फिलॉसफी क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके नेचर्स क्या हैं, उसका डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, वो सारी बातें इसमें आती है। इसीलिए ये भारत का भविष्य है। और कुंजी क्यों कहते हैं? तो जैसे एक चाबी होती है ना, तो जब कोई लॉक खुलता नहीं है तो उसके लिए हमें एक चाबी की जरूरत पड़ती है। चाबी अच्छी मिल जाए तो लॉक भी खुल जाएगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते समय आपके मन में कोई डाउट आता है कि भैया मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तो हमारे अर्नेस्ट पार्कर साहब कहते हैं आप प्रियम्बल को पढ़ लो, ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बोलो, इतनी बातें आपको समझ में आ गई है? सो व्हाट्स प्रियम्बल? प्रियम्बल इज अ काइंड ऑफ अ इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेनी ऑफ द स्कॉलर्स कंसीडर एज व्हाट? सी आइडेंटिटी कार्ड बाय वाला, सोल बाय पंडित ठाकुरदास भार्गव, horoscope by K.M. Munshi and key by the Ernest Barker. The source of the preamble of the taken from American Constitution, whether the writing through which we can say that the kind of writing we use in the preamble is taken from the Australian Constitution. Difference क्या है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल था वो कॉम्प्रिहेंसिव था, मतलब कुछ इस तरीके से चलता है। और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो लेटर फॉर्मेट में चलता है। तो ये जो पैटर्न लिखने का आप ले रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं। बोलो, बात समझ में आई? बनाओ इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। बातचीत नहीं। ये है आपके सामने प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आने हैं सब इसी एक पेज से आने हैं। अब कहने को एक पेज लग रहा, क्वेश्चन से अच्छे पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहली अगर आप देखें तो इसकी शुरुआत वी द पीपल ऑफ इंडिया से हो रही है, यानी कि हम भारत के लोग। यहां पे नेहरू भी हो सकते थे कि मैं नेहरू भारत को एक ऐसा देश बनाता हूं। यहां गांधी भी हो सकते थे, मैं महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता होने के नाते ऐसा देश बनाने जा रहा हूं। यहाँ पे अंग्रेज भी हो सकते थे कि वी द ब्रिटिशर्स इज गोइंग टू मेक द कंट्री इंडिया लाइक सोवरेन। लेकिन ना नेहरू है, ना गांधी है, ना अंग्रेज है। यहाँ पे एक शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब वी द पीपल ऑफ इंडिया में कौन है? मेरे ग्रैंडफादर या उनके भी फादर, आपके ग्रैंडफादर और उनके भी फादर। यानी कि मेरे पूर्वजों ने 1947 में जब आजाद हुआ भारत, तो एक चीज दिमाग में डाल दी थी कि अब हमें किसी राजा का शासन नहीं चाहिए। नाउ वी वांट अ काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन से चले और डेमोक्रेसी के साथ चले। तो उसी दिन ये फैसला लिया गया था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो अल्टीमेट पावर है वो किस में लाई करती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया में। इसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई जैन नहीं, एक ही चीज है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये जो बात आ रही है कैसे आ रही है? ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला कौन है? तो हु मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हाउ वी द पीपल ऑफ इंडिया मेक अवर कॉन्स्टिट्यूशन? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? क्योंकि जनता उस टाइम पे 30 करोड़ थी, 30 करोड़ लोगों ने थोड़ी ना मिलके बनाया है। तो भूलो मत, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में जनता ने भागीदारी नहीं निभाई थी तो क्या हुआ? इनडायरेक्ट इलेक्शन तो हुए थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 296 सीट्स में अगर 208 सीटों पर कांग्रेस जीती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जनता का ही रोल है। तो हमने कांग्रेस को मौका दिया था कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का, इसीलिए कांग्रेस को बनाने वाला कौन? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला कौन? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो नाउ इट व्हाई वी यूज द टर्म वी द पीपल ऑफ इंडिया? बिकॉज द अल्टीमेट पावर लाइज इन वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब हाँ, व्हाट वी मेक we the people of India having soul manly resolved to constitute India into a, यानी भारत के एक पूर्ण, संपूर्ण का मतलब समझते हो? 100, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 2% कम हो जाए, यानी सारे वर्ड्स जो हैं वो 100% है।
तो हम भारत के लोगों ने भारत को कैसा देश बनाया है? पहला सोवरेन। तो ये जो वर्ड आप देख रहे हो सोवरेन, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? तो देखो हिंदी में इसको बोलते हैं संप्रभुत्व संपन्न। तो संप्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है अ country can take its inner and outer decision independently without any dependency और डोमिनियंसी। यानी संप्रभुत्व संपन्न वो देश होता है जो अपने आंतरिक और बाहरी फैसले स्वतंत्रता से ले सके। तो बताओ भारत अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेता है कि नहीं लेता है? अगर इंडिया ने नोटबंदी की तो ब्रिटेन से पूछ के की, अमेरिका से पूछ के की? जरूरत ही नहीं पड़ी। इंडिया ने अगर रात के 3 बजे सर्जिकल स्ट्राइक किया तो अमेरिका को बता के किया या चाइना को बता के किया? जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इंडिया अब एक सोवरिन कंट्री है और सोवरिन देश होने के नाते वो अपने फैसले खुद से ले सकता है। ये अधिकार उसको कौन दे रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। और काय में दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और कहां डिफाइन कर रहा है? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोलो बात समझ में आ गई? अब वी द पीपल ऑफ इंडिया जो सोवरिन हुआ है, ये कब से हुआ है? तो हमारी सोवरिनिटी का जो डेट था वो 15 अगस्त 1947, और 15 अगस्त के दिन अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया। उससे पहले हमारे सारे फैसले कौन लेता था? अंग्रेज ही लेते थे। तो इसीलिए उससे पहले हम सोवरिन नहीं थे। आजादी के बाद हम लोग सोवरिन हो गए। बोलो बात समझ में आ गई? तो आज की डेट में हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि हमने अपनी आजादी खुद ली है। भारत के जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए उसमें भारत की जनता शामिल थी कि नहीं थी? चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, नमक आंदोलन हो, कोई सा भी मूवमेंट, जनता ने भागीदारी निभाई थी कि नहीं निभाई थी? बिल्कुल निभाई थी सर। तो भारत को आजाद कराने में गांधी जी का हाथ नहीं था, नेहरू जी का हाथ नहीं था, भारत की जनता का हाथ था। तो बोलो सोवरिन का मतलब समझ में आ गया? तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज सोवरिन, तो आप सीधे कहना इफ अ कंट्री कैन टेक इट्स इन एंड आउटर डिसीजन विदाउट एनी डिपेंडेंसी एंड डोमिनियंसी, दैट इज सोवरिन। वो देश जो अपने आंतरिक और बाहरी फैसले खुद से ले सके उसे सोवरिन कहते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप इंडिविजुअल सोवरिन हैं? आर यू सोवरिन? संप्रभुत्व संपन्न क्यों नहीं हो? बिकॉज यू ऑल हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर पेरेंट्स गाइडेंस। क्या आप उनके बिना पूछे कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते? बनना है कि नहीं बनना है सोवरेन? कैसे बनोगे? एसएससी में सिलेक्शन ले लो या पीसीएस में सिलेक्शन ले लो, क्योंकि हमारे समाज में एक ही चीज मानी जाती है कि एक व्यक्ति बुद्धिमान है, सिलेक्शन। अगर उसके पास कोई सरकारी नौकरी है तो उससे बड़ा बुद्धिजीवी कोई नहीं। फिर घर के सारे फैसले उसी से पूछ के लिए जाएंगे, सारे डिसीजंस वो लेगा। हाँ, एसएससी होने के बाद तुम लव मैरिज भी करोगे तो भी तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं है, फिर तो तुम्हारी लव मैरिज मिसाल होगी। आईएएस होने के बाद अगर तुम किसी आदिवासी से शादी करते हो तो लोग कहेंगे बताओ कितना बढ़िया लड़का है, आदिवासी से शादी किया है। और एक सामान्य व्यक्ति आदिवासी से कर ले तो परिवार की नाक कटवा दी, ये वो फलाना टिमकाना। तो एक पद है हमारे देश में, उसी पद की गरिमा है, व्यक्ति की कोई गरिमा नहीं है। ये आपकी गलतफहमी अगर आप सोच के बैठे हो दैट आई एम द वन जिसने सब कुछ किया, नो यू आर नथिंग। इस देश में एक्टिव पॉलिटिशियंस को इज्जत मिलती है, हारे हुए को तो कोई पूछता भी नहीं, कुर्सी तक नहीं देते हैं मंच पे। ये आए दिन हमारे सोशल मीडिया पे चलता रहता है नाटक। तो बोलो सोवरिन का मतलब क्लियर है ना? समझ में आ गया? अब व्हाट हैपन दैट वी द पीपल नॉट ओनली मेक अवर कंट्री सोवरिन, वी द पीपल, यानी अपने देश को केवल सोवरिन नहीं बनाया है बल्कि हमने अपने देश को सोशलिस्ट भी बनाया है। अब ये सोशलिस्ट क्या होता है बेटा? तो सोशलिस्ट का मतलब होता है when the resources of the country controlled by गवर्नमेंट, यानी कि जब देश के संसाधन सरकार के द्वारा चलाए जाएं, देश के संसाधन सरकार के नियंत्रण में रहे, तो उसे क्या कहते हैं? सोशलिस्ट कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मैं कहूं स्कूल भी सरकार के, अस्पताल भी सरकार के, ट्रांसपोर्ट भी सरकार का, सरकारी विभाग भी सरकार के, तो इससे क्या फायदा होगा? गरीब और अमीर दोनों को बच्चा स्कूल में जा सकता है क्योंकि आपको फीस नहीं देनी है।
सरकार कल्याणकारी राज्य बना रही है, वेलफेयर स्टेट बना रही है, और बदले में आप सरकार को वोट दे रहे हैं। अगर सरकार अच्छे स्कूल देगी तो आप वोट भी देंगे, सरकार ने अच्छे स्कूल नहीं दिए आप वोट नहीं देंगे। हॉस्पिटल अच्छे दे रही है तो आप खुश हैं, सड़क अच्छी दे रही है तो आप खुश हैं। तो सोशलिस्ट कंट्री में यह फायदा होता है कि वहां अमीर और गरीब के बीच के गैप को खत्म किया जाता है। लेकिन उसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि सोशलिस्ट कंट्री में आप क्वालिटी की ज्यादा ख्वाहिश मत रखना, क्योंकि इतने सारे लोगों में क्वालिटी मिल जाए, सॉरी, सोशलिस्ट स्कूल में जमीन पे पढ़ना पड़ेगा, टीचर एक होगा, क्लासरूम एक होगा, सारे बच्चे इकट्ठे पढ़ेंगे उसमें। आप ये उम्मीद मत करना कि हमारा बच्चा बेंच पे बैठे, क्योंकि सरकार के पास उतना भी पैसा नहीं है कि आपके लिए एसी कूलर पंखों की व्यवस्था करे। तो अब क्या हो रहा है कि सोशलिस्ट कंट्री होती तो अच्छी है, नो डाउट, लेकिन सोशलिज्म में क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। कि सरकार ने टीचर रखा पढ़ाने के लिए, टीचर तनख्वाह ले रहा है और उन बच्चों को ट्यूशन देकर उनसे फीस भी ले रहा है। तो पता पड़ा तनख्वाह भी ले गया और बच्चों की ट्यूशन फीस भी ले गया। तो ऐसे में तो गरीब का बच्चा फीस नहीं दे पाएगा, और वो जब स्कूल जाएगा तो उसे टीचर भी नहीं मिलेगा। तो कहां हुआ देश डेवलप? तो सोशलिस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? करप्शन। सरकार को बिठाने वाला कोई और नहीं, सरकारी कर्मचारी है। आप समझ लो इस बात को। मैंने उस दिन कहा था ना कि अगर आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके फादर ने एक जॉब नहीं 2 जॉब की है। बोले कैसे? बोले तनख्वाह तो पापा की 70,000 है या 50,000 है, लेकिन पापा ने जो ऊपर से कमाया वो 3-4 बच्चों की कमाई है। कि पापा ने अगर 1 लाख रुपए ऊपर से कमाया तो 2 बच्चों की तनख्वाह, पापा ने 2 लाख कमाया तो 4 बच्चों की तनख्वाह। फिर पापा बच्चों से उम्मीद ना करे कि बच्चे नौकरी पे लग जाएंगे, क्यों? नौकरी बची नहीं। आपका काम था सरकार को रेवेन्यू देना, आपने वो अपने जेब में डाल लिया। तो अब सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आपके ही डिपार्टमेंट दोबारा से वैकेंसी निकाल पाएगी। आज रेलवे क्यों बिच रहा है हमारे देश में? लोग कहते हैं मोदी ने देश बेच दिया, ये बेच दिया। अरे बेचना पड़ेगा सर। रेलवे का खर्चा 10 करोड़ का, रेलवे से रिकवरी 8 करोड़ की। तो ऐसे में 2 करोड़ के घाटे में क्यों चलेगा रेलवे यार? तो गवर्नमेंट कहेगी किसी को खरीदना है, मोदी अडानी जैसे बोल रहे हैं हम खरीद लेते हैं, वो सीधे देंगे 100 करोड़ रुपए सरकार को आज की डेट में। तो सरकार को 100 करोड़ का फायदा आज की डेट में हो रहा है। वो बोलेगी ये पैसा मैं जनता कल्याणकारी में चीजों में लगाऊंगी, जनता वोट भी देगी। और वो मोदी जी के वो अडानी अंबानी 100 करोड़ में रेलवे लेकर सारे डिपार्टमेंट की छुट्टी करेंगे। एक रखेंगे लोको पायलट जो ट्रेन चलाएगा, और रेलवे स्टेशन पे लगा देंगे टिकट मशीन कि टच करो तब गेट खुलेगा। अब जाओ बिना टिकट कैसे जाते हो? मेट्रो सक्सेस क्यों हुआ? क्योंकि वहां टीटी नहीं है। तो मेट्रो भी बैठ जाता। टीटी होता है तो वो देखता है अच्छा बिना टिकट हो, चालान बनना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो कहता 200 रुपए, और खाली सीट पे बिठा देता है। तो आपको तो दुगना फायदा हो गया। सोचो एक आदमी से 200 लिए, ट्रेन में 1000 आदमी जा रहा है, 100 से भी लिए तो 20,000 तो एक दिन में हो रहे हैं सर। महीने का 6 लाख रुपए कमा रहे हैं आपके पापा। 6 लाख में अगर तनख्वाह निकाली जाए तो 12 लोगों की तनख्वाह तो अकेले खा गई है। इसका मतलब 12 पीढ़ी की सरकारी नौकरी उनने अकेले ने कर ली। तो ये बात सिंपल है, देश को बिठाने वाले कोई और नहीं, सरकारी नौकर। प्राइवेट क्यों चलता है अच्छा? तो उसके पीछे रीजन है कि भैया वहां पे तनख्वाह काटी जाती है, तनख्वाह टाइम पे नहीं दी जाती है। अब टीचर एब्सेंट होगा या कोई भी एब्सेंट होगा तो उसका कॉल होगा क्या दिक्कत है, कैसा है, सरकारी में कोई पूछना ही नहीं चाहता है। टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हुआ तो कोई पूछना ही नहीं चाहता है। आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कोई पूछना ही नहीं चाहता है। सरकारी नौकरी जसलाई का दामाद, ससुराल बोलते हैं इसको, जब आओ तब जाओ, कोई दिक्कत। और प्राइवेट नौकरी में क्या है भैया, रिजिड है, आपने अच्छा नहीं किया लाइन बहुत लंबी है। सरकारी भी अच्छा करे, अगर सरकारी धमकी देना शुरू कर दे, तनख्वाह टाइम पे ना दे और सैलरी काटना शुरू कर दे, और ये कह दे कि सरकारी नौकरी कोई गारंटी नहीं है कि तुम जब तक रहोगे तब तक रहेगी। नहीं 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 नहीं, काम अच्छा किया तो रहोगे, नहीं तो बाहर निकलो। अग्निवीर में रहता है ऐसा, लेकिन अग्निवीर तो कुछ ज्यादा ही कम कर दिया यार। ये नहीं करना चाहिए था कि 4 साल के लिए आपको काम दिया जाएगा उसके बाद में, वो ठीक नहीं रहा। चलो ठीक है, सोशलिस्ट समझ में आ गया ना आपको। अगला वर्ड क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया नॉट मेक अवर कंट्री सोवरेन सोशलिस्ट, वी ऑल्सो मेक अवर कंट्री सेक्युलर। अब ये सेक्युलर का मतलब क्या होता है? तो देखो सेक्युलर का मतलब होता है कंट्री नॉट फॉलो एनी रिलीजन, यानी कि देश का कोई धर्म नहीं होता है, देश का कोई धर्म नहीं, लेकिन देश सभी को जिस धर्म में विश्वास रखना है मान ले। जैसे कि आज मैं हिंदू हूं, मैं मस्जिद जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं,
गुरुद्वारे जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। मैं चर्च जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। मैं कन्वर्ट होना चाहता हूँ, बिल्कुल हो सकता हूँ। तो इसका मतलब है मेरे देश ने और मेरी सरकार ने मुझे इतने अधिकार दिए हैं कि मैं रिलीजन के बेसिस पर अपनी इंजॉयमेंट खुल के कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं पाकिस्तान में ये सब कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्या मैं और किसी मुल्क में ऐसा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो उसका रीजन क्या है? उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी कंट्री को इस्लामिक स्टेट बनाया है और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने देश को सेक्युलर स्टेट बनाया है। इस्लामिक स्टेट में क्या होगा? जो इस्लाम कहता है वही माना जाता है, और सेक्युलर देश में क्या होता है? जो तुम्हें मानना है वो माना जाएगा। अब हमारे देश में तो इतना है कि साहब इंसान तो इंसान, भगवान सबको पूजा जा रहा है कि आप अगर देखो तो देवी देवताओं की पूजा तो हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। लेकिन अगर आज देखें भारत में, तो चाहे वो प्रेमानंद महाराज की बात हो, चाहे वो और कोई देव बड़े उनकी बात हो जो आपको समझा रहे हैं कुछ, तो उनको भी भगवान की तरह रखा जाता है। इतनी बड़ी आस्था किसी मुल्क में मिलेगी आपको? और ऊपर से हमारी स्टोरीज भी तो कितनी तगड़ी हैं। आप मुझे ये बता दो कि कौन सा डायरेक्टर ऐसी स्टोरी लिख के मुझे बता दे कि जिसके क्लाइमैक्स में गूस बम्स हो जाए, ऐसा क्लाइमैक्स हो कि लगे कि हाँ यार मजा आ गया। अभी हाल ही में एक पिक्चर रिलीज हुई, नरसिंह महाअवतार। आप ऐसी स्टोरी बना के दिखाओ मुझे। आपका और हमारा दिमाग इतना ताकतवर नहीं है कि इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिख पाए कि एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था, उसने तपस्या की, तपस्या में उसने वरदान मांगा, ना सुबह ना शाम ना दिन ना रात, ना नर ना मनुष्य ना जानवर ना अस्त्र ना शस्त्र, मुझे कोई नहीं मार सकता। ऐसे कैसे पॉसिबल है सर? ये कोड लिखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इतना बड़ा वरदान आप लिख ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये सारी कहानी सत्य है। और उसके बाद जब तथास्तु हुआ तो उन्होंने अपने ही पुत्र को मृत्युदंड दे दिया है, प्रहलाद को, और हर तरीके से मारने की कोशिश की है, जल में, आग में, पहाड़ी से कुदा दिया, जंगली जानवर के सामने फेंक दिया, तब जाके वो पिलर से नरसिंह अवतार आते हैं। और क्या एंड किया साहब, क्या एंड किया! इतना क्रोध में कि कोई सामने आ जाए तो बिल्कुल फाड़ दिया, चीर दिया। ओ हिरण्यकश्यप को तो जंगा पे रख के पेट खोल दिया। और फिर उसके बाद जब सारे देवता घबरा रहे हैं कि इनका क्रोध कैसे शांत हो, तो प्रहलाद से कहा जाता है प्रहलाद आगे जाओ। प्रहलाद आगे जाते हैं, तब नरसिंह भगवान शांत होते हैं। वो नहीं डरते हैं। ऐसी स्टोरी लिखने की ताकत मनुष्यों में है ही नहीं। आप ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। इंडियन माइथोलॉजी की कोई भी स्टोरी पे आप पिक्चर बना दो, कितनी बार बना दो, पिक्चर हिट ही जाएगी। नरसिंह अवतार में पहली पिक्चर नहीं है ये, अतीत में बहुत बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पिक्चर सुपर हिट है। मानते हो कि नहीं मानते इस बात में? रामायण आप कितनी भी बना दो, फेल हो ही नहीं सकती। महाभारत आप कितनी बना दो, फेल हो ही नहीं सकती। अभी रिसेंटली परशुराम पे पिक्चर बननी है, कल की अवतार पे पिक्चर बननी है, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट जो है ना, वो बेटा मैन मेड नहीं है, स्वयं ब्रह्मा ने रची है, स्वयं ईश्वर ने रची है, और उनसे बड़े रचना कोई नहीं कर सकता। तो अगर किसी को डाउट हो इंडियन कल्चर पे कि सर ये सारी बातें फालतू हैं, तो उनसे बोलो तुम एक स्टोरी लिख के दिखा दो। इसका स्टार्ट भी होना चाहिए, एंड भी होना चाहिए, पिक्चर में सब कुछ होना चाहिए। महाभारत में जितने लोगों के नाम है ना, उतने हमारे दिमाग सोच भी नहीं सकते। बताओ आप, 100 कौरवों के नाम सोच के बताओ, लिख के बताओ, और एक से एक नाम, दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, ऐसे ऐसे नाम। ये मनुष्य की ताकत से बाहर है। हमारा दिमाग इतना नहीं सोच सकता। और चाहे वो मार्वल्स की मूवी हो, चाहे वो कोई सी मूवी हो, सब इंस्पायर हमसे ही होते हैं, हमारी ही इंडियन कल्चर से होते हैं। अभी रिसेंटली रामायण का ट्रेलर आया, देखा होगा आपने, रणवीर कपूर वाला। रामायण कितनी बार देख चुके हैं, हर साल सुनते हैं, लेकिन क्यूरियोसिटी क्या है? पिक्चर देखना है यार। पता नहीं ऐसा क्या देखना चाहते हो आप उसमें, सबको पता है राम जी हैं, लक्ष्मण हैं, माँ सीता हैं, जंगल जाएंगे, 14 साल का वनवास होगा, रावण आएगा, हरण करेगा, रावण जाएगा, हनुमान जी आएंगे, लंका दहन कर देंगे रावण का, सबको पता है ना स्टोरी। उसके बावजूद हाउसफुल होंगे। एक स्टोरी जब पता होती है तो आप मूवी देखना नहीं चाहते हैं, जब पता ही है तो काहे को देखे। रामायण की स्टोरी बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन उसके बाद भी पिक्चर देखने जाएगा। ताकत है हमारी कहानियों की, 1000 बार भी बन जाए ना तो 1000 बार देखने जाते हैं, क्योंकि मन नहीं भरता, और इन चीजों से मन भर भी नहीं सकता। तो सेक्युलरिज्म का मतलब समझ में आ गया कि इस देश में भंडारा कराओ कोई तकलीफ नहीं है, जगराते कराओ कोई तकलीफ नहीं है, भागवत पाठ कराओ तो भी कोई तकलीफ नहीं है। अरे हम तो वो हैं जो नई गाड़ी लेके घर नहीं जाते हैं, मंदिर जाते हैं, क्योंकि बाड़ी में भगवती होती है, उसकी पूजा होती है। कल रक्षाबंधन का त्योहार है, लोग बहनों की, भैया अपना आरती उतारेगा, वो बहन राखी बांधी जाएगी, रक्षा का वो, यही तो सेक्युलरिज्म है बेटा।
धर्म अगर यही खत्म हो गया, बचेगा क्या? तो इस परंपरा को खत्म मत होने दो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आज मैं दिवाली मना पा रहा हूं तो मेरे पूर्वजों की वजह से। अगर उन्होंने छोड़ दिया होता, वैलेंटाइन में लग गए होते, तो आज मैं वैलेंटाइन ही मना रहा होता। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इन परंपराओं को कितना आगे लेके चलना चलते हैं। और इसीलिए कहते हैं कोई भी त्योहार बिल्कुल पीछे नहीं हटना, कायदे का होना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन को भी सबक मिले कि तुमको भी यही बनाना है। तो इंडियन कल्चर तो वैसे ही खत्म है और खत्म हो जाए, और खत्म करने वाले हम ही हैं और कोई नहीं। पहले दिवाली बचपन में मुझे याद है 7 दिन की होती थी। 7 दिन से पटाखे फोड़ रहे हैं हम, कंपटीशन हो रहा है कौन फटाके ला रहा है। अब वो इको ग्रीन के चक्कर में 2 घंटे की दिवाली बची है, बस लगता ही नहीं है दिवाली है। पहले दिवाली के त्योहार पे घर का सामान बाहर निकालते थे, पेंट होता था, सब कुछ होता था। अब जरूरत ही नहीं है, लगता है कि छोड़ो ना, जब होगा तब कराएंगे। होली, भैया होली का त्योहार ऐसा होता था कि एक दिन पहले तैयारी होती थी, टैंकर भर के रख दिए जाते थे, कलर लाए जाते थे। अब सेव वाटर सेव वाटर, अरे वाह। एक त्योहार 2 त्योहार गिनती के बचे हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, उसमें भी 4 नाटक नौटंकी होती है। आज की जनरेशन को ये नहीं पता एकादशी का मतलब क्या होता है, पूर्णिमा का क्या उद्देश्य है, पूर्णिमा क्यों होता है, उसके पीछे चंद्रमा का क्या रोल रहता है, कुछ नहीं पता। हाँ ये पता है वीक में कितने दिन आने वाले हैं, फरवरी में टेडी डे, चॉकलेट डे, सारा डे सेलिब्रेट करना। तो ये जनरेशन भी यही सेलिब्रेट करेगी, चिंता मत करो। गुड फ्राइडे बनाते हैं, बताइए आप, नालायक कहीं के। ये नहीं करना है, इधर ध्यान दो। तो सेक्युलरिज्म के बाद आवर कंट्री ऑल्सो बिकम अ डेमोक्रेटिक नेशन, यानी वी द पीपल मेक अवर कंट्री डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। तो इसका मतलब तो आप लोग जानते हो यार, लोकतंत्र मतलब जानते हो ना, जनता का शासन। तो हर 5 साल बाद अपनी सरकार को चुनते हैं, किसके बेसिस पर? वोट के बेसिस पर। तो हर 5 साल बाद सरकार चुनने का मौका मिलता है, अच्छा लगे तो दोबारा चुनो, नहीं है तो जाने दो। एंड द लास्ट दैट इज रिपब्लिक। तो वी द पीपल मेक अवर कंट्री रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है बेटा गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है देश का अधिनायक वंशानुगत नहीं होगा, मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट चूजन ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडेट। राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बस सीधी सी बात आप समझ लो। तो बोलो, प्रियम्बल के 5 पॉइंट समझ में आ गए। तो व्हाट इज सोवरेन? देश अपने आंतरिक और बाहरी फैसले खुद ले सकता है। समाजवाद, देश के सभी संसाधन सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। पंथ निरपेक्ष, देश किसी विशेष नहीं देगा, सभी धर्मों को समान अधिकार देगा। लोकतंत्र, सरकार चुनने का अधिकार जनता के पास है। 18 साल की एज पूरी होते ही आपको वोटिंग राइट मिलता है। गणराज्य, राजा का बेटा राजा नहीं होगा। द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट चूजन ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडेटरी। बोलो, यहां 5 पॉइंट समझ में आ गए। अब उसके बाद प्रस्तावना यही नहीं रुकी, प्रस्तावना कहती है कि जनता को जस्टिस मिलेगा। अब जस्टिस 2 प्रकार के हैं, एक होता है कोर्ट वाला, कि आपकी गाड़ी चोरी हुई, आपने पुलिस कंप्लेन किया, पुलिस कंप्लेन उसको ढूंढती है कि नहीं ढूंढती, वो उनकी जिम्मेदारी, तो उसमें मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। एक न्याय वो होता है कि मेरी गाड़ी चोरी हुई, पुलिस वाले खुद 1 घंटे में दे गए, तो वो वाला मेरे लिए ज्यादा ठीक है। तो जो चीजें बिना मांगे मिल जाए, ये वो वाला जस्टिस है। अब हमें हमारे देश में बिना मांगे क्या मिलता है? सोशल जस्टिस, सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है कि सारे कानून हिंदुओं के लिए है या मुसलमानों के लिए है। इकोनॉमिकल जस्टिस, सरकार अगर तुमसे काम ले रही है तो उसका वेतन भी दे रही। अब सरकारी नौकर को तनख्वाह 1 तारीख को मिलती है, उसे बोलना नहीं पड़ता है कि हमारी तनख्वाह दो। प्राइवेट में बोलना पड़ता है कि सर देख लो 10 तारीख हो गई है, 15 तारीख हो गई। पॉलिटिकल जस्टिस, यहां मैं और अंबानी सेम है, क्योंकि उनकी वोट वैल्यू भी 1 है, मेरी वोट वैल्यू भी 1 है। तो अंबानी और एक आम नागरिक कहां सेम हो जाता है? पॉलिटिकल राइट में। और यहां मुझे भी राजनीति में जाने का मौका है कि मैं नेता बन सकता हूं, अंबानी को भी जाने को मौका है, वो भी बन सकते हैं। तो बोलो, तीनों तरह जस्टिस मिल गया कि नहीं मिल गया? उसके बाद लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। कितने टाइप की आजादी मिली है आपको? तो देखो, जस्टिस तो 3 टाइप का है, आजादी 5 टाइप की है। कौन सी? थॉट, आपके विचार, आप क्या सोचते हो, इस पे कोई रोक सकता है आपको? अब मैं तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहा हूं, रोक लो, कैसे रोक रहे हो? तुम मेरे बारे में बुरा सोच रहे हो, मैं कैसे रोक लूंगा? हाँ, सोचते हो। लिबर्टी ऑफ थॉट, थॉट को एक्सप्रेस करने का राइट मिला है हमको, कि जैसे यू आर लुकिंग गुड टुडे, तो इसका मतलब मैंने अपनी सोच को एक्सप्रेस भी किया है, ठीक है ना?
अब इसमें कुछ गलत नहीं किया मैंने। अगर मैं किसी को एडमायर कर रहा हूं तो व्हाट इज रॉन्ग इन, ये हेल्थी एडमिरेशन तो चलना चाहिए मेरे हिसाब से। सामने वाले का कॉन्फिडेंस बूम होता है भाई। अब हम कहे तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। तो जब आप सामने वाले को संतुष्ट करना चाहते हो तो यू हैव द राइट कि आप एक्सप्रेस भी करो और उसके बारे में सोचो भी। गलत तरीके से नहीं करना है। गलत तरीका मतलब क्या? सर मन में गाली आ रही है, दे दूं क्या? अरे यार ये मत करना, नहीं तो मानहानि लग सकता है 499। ये हमारे समाज में यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि इतनी आजादी नहीं मिली है कि तुम जो सोचो वो तुम बोल भी दो। तो पिताजी से जाके आज शाम को बोल रहे हो कि अरे कहाँ था आज सुबह से, मैं तेरा 6 बजे से इंतजार कर रहा हूं, तूने कहा था आज बाजार लेके जाएगा। ऐसा तो नहीं करते ना अपन? कर लो। आज कुछ तूफानी करते हैं। पापा पीटे तो कह रहा माउंटेन ड्यू पी लिया था पापा थोड़ा सा, तो एडवेंचर करने का मन कर रहा था कुछ। हाँ नहीं ना? तो यू नो द लिमिट्स। आपको अपनी लिमिट्स पता है ना, सबको पता है ना। तो तुम्हारी लिमिट्स बाजार में कहां चली जाती है? यू नो योर लिमिट्स। देन आप जब किसी स्ट्रेंजर से बात करते हो तो वहां तो आप बड़ी बदतमीजी से बात करते हो। वहां लिमिट्स कहां गई तुम्हारी? कि भैया ऑटो वाला है, टमटम वाला है, उसकी गाड़ी टच हो गई, तुम उतर के 2 झापड़ मारे और गाली दिए। वो जो चला रहा है वो तुम्हारे बाप की उम्र का है, फिर उसका क्या करें आप? एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी गलती क्या हुई पता है? कि मुझे ये तो सिखाया गया कि ये मेरी माँ है, मुझे ये भी सिखाया गया कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरी बड़ी बहन है, और इनके साथ मुझे बहुत रेस्पेक्ट से रहना है। लेकिन मुझे ये नहीं सिखाया गया कि वो सामने जो है ना वो भी तेरी बहन ही है। वहां मेरा दायरा खत्म हो गया। इसीलिए मैंने कभी अपने भाई के प्रति और अपने बहन के प्रति गंदी सोच और गंदी बात नहीं रखी। लेकिन सामने वाले के प्रति मैं रख रहा हूं तो इसमें वो जो हमारा जो रूट है ना वो बिगड़ा हुआ है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू होल्ड, नॉट अ सब्जेक्ट टू यूज अब्यूजिंग वर्ड्स और मेक काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ न्यूसेंस इन द सोसाइटी। समझ में आ रही है बात? और इसमें बेटा केवल बोलना नहीं आता है, द वे यू लुक एट मी एंड द वे आई लुक एट यू ये भी शामिल है। कि जिस तरीके से मैं तुम्हें देखता हूं और जिस तरीके से तुम मुझे देखते हो ये भी कैलकुलेट होता है। अब हम तुमको नॉर्मली देख रहे हैं तो तुमको बुरा फील नहीं हो, और तुमको कोई देखे ही जा रहा है, तुमको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो वो चीज भी मेंटेन करके रखना है कि किसी को इतना अनकंफर्टेबल मत कर दो कि सामने वाला तुम्हारे चक्कर में अपने कपड़े ठीक कर रहा है। कई बार ऐसा होता है ऑटो में, टेम्पो में, जो बच्चे पब्लिक कन्वेंस में चलते हैं उनको इन सब चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। और यहाँ जो लड़कियां बैठी हैं ये जानती हैं इस चीज को कि कई बार आपको ये चीज फेस करनी पड़ी होगी कि सर सामने वाले की नजरें बड़ी खराब थी, क्यों अपना वैल्यूएशन करा रहे हो? क्या होगा उससे? आपने किसी को 2 घड़ी देख भी लिया, क्या मिल गया? कुछ नहीं मिला, उल्टा वो आपको 2 गाली देके गई है। अभी क्या आपकी शादी होगी तो आपको वाइफ आएगी, उसको बिठा के देखो, देखते रहो, उसे बुरा भी नहीं लगेगा, वो खुश होगी, कितना अच्छा हस्बैंड है जो केवल मुझे देखता है और किसी को नहीं देखता। समझे? लेकिन क्या करें सर, एजुकेशन सिस्टम में कमी है, ये सिखाया नहीं गया ना कि नहीं देखना है। हमारे इंडियन कल्चर में शादी होने के बाद ज्यादा बिगड़ जाते हैं लोग, उससे पहले तब भी ठीक रहते हैं, उसके बाद जो हरकतें करते हैं वो ज्यादा घातक है। कई कि वाइफ के साथ चल रहे हैं, नजर कहीं और जा, और कुछ कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, मतलब भगवान में पूजना, हनुमान जी की पूजा करना उनकी करो, शिव जी की करना उनकी करो, अभी गणेश जी आएंगे उनकी करेंगे अपन, तो ये हमारा लिबर्टी है और ये हमारा एंजॉय है, तो हम इसको यूज कर सकते। वी ऑल्सो हैव द राइट ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि मेरी नजर में आप लड़का लड़की नहीं हो, एस्पिरेंट, तो मैंने आपको बराबर का स्टेटस दिया है, और अपॉर्चुनिटी में आपको एसएससी का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। आपकी कास्ट क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका जेंडर क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, पेपर सबके लिए सेम होगा, कट ऑफ सबके लिए सेम होगा। इफ यू आर क्वालिफाइड जस्ट क्रैक इट, नहीं हो तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एंड द अल्टीमेट राइट ऑफ फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा,
अब आप दोनों साथ में बैठे हो, या आप दोनों बैठे हो, या आप दोनों बैठे हो, दोनों एक दूसरे को जानते हो, जानते हो, जानते हो, जैसे फिर भी बात हुई, जैसे मतलब मिसाल ना, फैमिली रिलेशनशिप भी बड़ा बात सॉर्ट कर लेते हो जरा। अच्छा, इसमें ये हमारे वर्क क्लास की है, ऐसा कुछ देखा नहीं तुमने? यही तो है फ्रेटर्निटी, जो दूर रखता है। यहाँ आप जाति धर्म देख के दोस्ती नहीं करते हो, यहाँ पे बस आपको सोल देखना पड़ता है कि सामने से मेरा बातचीत हो रही है, वो समझदार है, वो मेरी बात को समझ रहा है, तो बस इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। द रिलेशनशिप दैट वी क्रिएट इन वर्ल्ड, दैट इज, बाकी तो बने आते हैं माँ बाप भाई बहन के, बस एक ही ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं। और लिटरली बताता हूं मैं, उसी रिश्ते के सामने हम एक्चुअल में जैसे हैं ऐसा दिख, ना तो मैं माँ के सामने वैसा हूं जैसा मैं हूं, आप भी जानते हैं, ना मैं बाप के सामने वैसा हूं जैसा मैं हूं, ना मैं अपनी वाइफ के सामने वैसा हूं, हाँ मैं अपने दोस्त के सामने बिल्कुल वैसा हूं जैसा मैं हूं। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं जो मन में आता है बोलूंगा, मैं जैसा चाहता हूं वैसा करूंगा। अगर हम साथ में हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वैसा मैं हर किसी के साथ नहीं कर सकता। तो ओनली रिलेशनशिप जहां पे हम एक्चुअल में हम हैं, इसको बनाए रखना बेटा। ये खत्म तो लाइफ स्ट्रेस में लोग सुसाइड कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं कि उनके पास कोई है ही नहीं बोलने वाला। कभी कभी क्या होता है, हमारे थॉट ऑफ माइंड में जो चीजें आती हैं, कभी कभी हम गलत होते हैं लेकिन हम खुद को गलत नहीं मानते, लेकिन जब आप उसको शेयर कर लेते हो ना, तो सामने वाला आपसे कहता है नहीं नहीं यहाँ तू गलत है, तो सामने वाला सोचता है क्या पता ये सच बोल रही है, और उस चीज से अगर चीजें सुधर रही हैं तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर। इसीलिए जब भी कभी तकलीफ हो, शेयर कर लो किसी से, क्या पता आप जहां गलत हो वहां वाकई में गलत। अच्छा, कुछ कुछ उल्टे भी होते हैं, चाहते हैं कि तुम्हारा बर्बाद हो, तो तुम्हारे गलत में और घी डाल देंगे, हाँ सही है तू, पीछे मत हटना, जो होगा देखा जाएगा, सलाह देने वाले, तो वो बर्बाद कर देते हैं। दो तरीके के दोस्त हैं, एक अच्छे एक बुरे। Last not the least, our Constituent Assembly adopted on 26 नवंबर 1949। इसको 26 नवंबर 1949 के दिन अडॉप्ट किया गया। तो बोलो बच्चा लोग, प्रियम्बल समझ में आ गया? तो प्रियम्बल नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, उसका प्रीफेस है, उसका नेचर है, उसका ऑब्जेक्टिव है, यानी कि हर तरीके से अब आपको प्रियम्बल इसी तरीके से दिखने वाला है। तो चाहो तो इसको क्या करोगे, हिंदी मीडियम वाला हिंदी वाला लिख ले, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश वाला लिख ले।